हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग sir. गुड इवनिंग एवरीवन। यस, स्टार्ट करेंगे क्लास। क्विकली वीडियोस ऑन करो, 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ बच्चों, देखो अब स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। स्पेशली वीडियो, क्योंकि आज मैंने ये वेबकैम चेंज किया है। कोई इशू हो तो बता देना। सब क्लियर है। ठीक है। सर ये अच्छा है। ठीक, बेटर है पहले से। यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। स्नेहा, तबीयत ठीक हो गई? हाँ सर, बेटर है अभी पहले से तो। अच्छा।
हेलो हर्षिता, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, क्लासेस में क्यों नहीं आ रही है तू? Sir, Absent इतना है? last class तो सर वो फंक्शन था तो उस वजह से नहीं आ पाई थी सर। इतना एब्सेंट रहने से थोड़ी कोई काम होते हैं। ये कोई हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रही है कि एक क्लास मिस हो गई तो चलता है। एवरी क्लास इज इम्पोर्टेंट एंड कनेक्टेड। और कोई इन्फॉर्म करने का भी मतलब जरूरत नहीं है ना। नहीं आए तो सर नहीं आए। मैंने इन्फॉर्म करा। कब? पिछली बार और उससे पिछली बार? सर दोनों बार मैंने ऐसे सर को मैसेज करा था। क्या मैसेज किया था बता। एक सेकंड। सर मैंने सैटरडे 4 सितंबर को करा। मैंने लिखा था गुड इवनिंग सर, कैन यू प्लीज सेंड मी टुडेज रिकॉर्डिंग। एंड देन फिर उसके बाद थर्सडे को रोटी था तो मैंने सर को कैन यू लिखा सेंड था द कैन यू सेंड द वीडियो रिकॉर्डेड की बात अलग है, कि क्यों नहीं आई उसका रीजन क्या बताया? वो नहीं लिख पाई। तो फिर जरूरत नहीं है ना थर्सडे उसको को लिखने की। लिखा था रोटी फंक्शन है तो उस वजह से। एंड देन फिर उसके बाद लिखा कैन यू प्लीज इन्फॉर्म अस। पता नहीं क्या बोलती रहती है। माइक भी तेरा एक तो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। माइक चेंज नहीं करेगी तो चेंज करा है सर, नेटवर्क भी चेंज करा है मैंने। तो फिर ठीक से बोलना सीखना, मेरे को आवाज क्लियरली आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, पीएनसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन ओनली फॉर दोज हु कैन थिंक। जो सोचना नहीं जानते हैं या सोचना नहीं चाहते हैं या मेहनत नहीं करना चाहते हैं सोचने की, उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर होने वाला है। और जो सोचना चाहते हैं उनके लिए बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और इसके ऑप्शन नहीं है, अगर मैथ्स रखना है तो पीएनसी पढ़ना ही पड़ेगा। पीएनसी पढ़ेंगे तो ही प्रोबेबिलिटी हो पाएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगा। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी नहीं होगा तो एज फार एज द एग्जाम्स आर कंसर्न, आगे वाले फ्यूचर एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे आएंगे जिनमें कि यू कैन नॉट परफॉर्म बेटर इफ यू डू नॉट नो प्रोबेबिलिटी इन पीएनसी। तो ऑप्शन तो अपने पास आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है पीएनसी में और प्रोबेबिलिटी दोनों ही चैप्टर्स में, बच्चे रटने की कोशिश करते हैं चीजों को एज यूजुअल, जैसे हर चैप्टर में रटते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से और ज्यादा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाते हैं। फिर तुक्के लगाते हैं, फिर आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी में आंसर मिलाना बहुत आसान काम है। सपोज आपने किसी प्रोसीजर से प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आपका आंसर हाफ आया, ठीक है, और पीछे आंसर दिया हुआ 1/4। तो हाउ हाउ विल यू थिंक? हाँ 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 हाँ, ये इसका मतलब डबल केस हो जाते, इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे, आंसर से सोचना शुरू कर दोगे, विच इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है। तो प्रॉब्लम से ही हमें आंसर लाना होता है, आंसर से हम प्रॉब्लम को मैनिपुलेट नहीं करते हैं कभी भी। नहीं तो वो फिर जो हमारा जो सोचने का जो माइंड जो है, वो माइंड एकदम करप्ट हो जाएगा। और करप्ट जब हो गया तो फिर हमेशा वो कन्वीनियंस को देखेगा, और कन्वीनियंस देखते ही तो प्रॉब्लम शुरू हो ही जाती है। ठीक है। सो बी केयरफुल, एकदम अच्छी तरह से चीजों को समझना है। और मैं इतना डिटेल में बताने वाला हूं कि मजा आएगा इसमें, लेकिन सोचोगे तो, नहीं सोचोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है। तो पीएनसी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं। एक तो सबसे पहले फैक्टोरियल का डेफिनेशन। फैक्टोरियल एन, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, इज डिफाइंड टू बी 1 into 2 into 3 into 4 up to n minus 1 into n. The product of first n natural numbers, n positive integers, is known as factorial n or denoted by factorial n. ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, n factorial. So either use this symbol or use this symbol, एक ही बात है। ठीक है। नहीं, कैमरा ऑन कर। नहीं।
नाउ फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n माइनस 1 इंटू n। ये फैक्टोरियल का डेफिनेशन हो गया। ये मैंने पहले भी डिराइव किया हुआ है, अभी फिर से एक बार डिराइव कर रहा हूँ। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, नाउ वहां से मैंने n को बाहर रखा है, और फिर ये जो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n माइनस 1 बन रहा है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बोलो। अरे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस 1। फैक्टोरियल एन। हाँ, फैक्टोरियल n माइनस 1। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? फैक्टोरियल n का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 हो गया। सिंपल सी बात है। तो देयरफॉर फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है। एंड फ्रॉम दिस वी कैन ओपन इट। जैसे समझो अच्छी तरह से, अब इसको मैंने ओपन करना शुरू किया n, अब n माइनस 1 को मैंने बाहर निकाला, तो अंदर n माइनस 2 फैक्टोरियल बचेगा। फिर n माइनस 2 को भी बाहर निकाल दिया, अंदर फैक्टोरियल n माइनस 3 बचेगा। कीप ओपनिंग दिस वे। सपोज यहाँ पे 4 आ गया, 4 को बाहर निकाला फैक्टोरियल 3, 3 बाहर निकाला फैक्टोरियल 2, 2 बाहर निकाला फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गया। एक ही बात है, वो भी फैक्टोरियल n के इक्वल होना ही चाहिए। उसी बात को हमने ऑपोजिट वे में लिख दिया है। So that's a very important derivation, very important result. Factorial n is equal to n into factorial n minus 1. अब वैसे तो हम नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन करते हैं फैक्टोरियल, दैट मींस फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, बट देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन विच इज फैक्टोरियल 0। 0 के लिए भी हम फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं। उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो यहां से पता लग रहा है हमें। यहां से देखो, फैक्टोरियल 2 को मैंने लिखा 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 को लिखा 1 इंटू फैक्टोरियल 0। अगर ये वाला रिजल्ट सही है तो ठीक है, क्योंकि 1 इज स्टिल अ नेचुरल नंबर, तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 इज फैक्टोरियल 0 आ गया। करेक्ट। नाउ अनलेस एंड अनटिल आई टेक फैक्टोरियल 0 टू बी 1, अगर मैंने फैक्टोरियल 0 को 1 नहीं लिया, तो डेफिनेटली फैक्टोरियल 1 वुड नॉट हैव बीन 1। चेंज हो जाएगा वैल्यू इसका, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल 1 तो डिफाइन होना ही चाहिए। फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वन नेचुरल नंबर विच इज 1। ओके, और फैक्टोरियल 0 को 1 लेने से हमें और कोई डेफिनेशन पे भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो भी हमने फैक्टोरियल का डेफिनेशन दिया है उससे कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी क्रिएट नहीं हो रहा है। इसलिए इसलिए we can take factorial 0 to be 1. This is the only exception, otherwise factorial is defined for only natural numbers. So factorial 0 is 1, factorial 1 is 1, factorial 2 is 2, factorial 3 is 6, factorial 4 is, बोलो कितना होगा factorial 4? Fast. 24. 24. Factorial 5 will be, अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 120. 120 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब हम इस तरह से फैक्टोरियल की वैल्यूज निकालते हैं। सो दिस इज द वन थिंग विच विल बी यूजिंग फ्रीक्वेंटली, वेरी फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट, the very first rule which we are going to study is known as fundamental principle of counting. देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जो है वो एक्चुअली काउंटिंग का ही एक्सटेंडेड पार्ट कह सकते हैं। काउंटिंग जो हमको सिखाया जाता है, तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं कई बार तुम लोगों को बोलता था सीक्वेंसेस इन सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करो। हमें काउंट करना ही नहीं आता ठीक से। काउंट का मतलब 1 2 3 4 वाला नहीं होता है, वो तो कोई भी अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल आदमी जो काउंटिंग करेगा उस काउंटिंग के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो कैसे अपन काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग का ही एक्सटेंडेड फॉर्म कह सकते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाई दिस इज पार्ट ऑफ नंबर थ्योरी, काउंटिंग, और यू कैन से कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स भी बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो सबसे पहला रूल आता है
basic rule is fundamental principle of counting. What is the fundamental principle of counting? If an event can happen in exactly m ways, language पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है. What language I am using is very important. थोड़ा भी अगर वर्ड चेंज हो जाएगा तो पूरा सिचुएशन चेंज हो सकता है, सो बी केयरफुल. ठीक है, अगर कोई इवेंट m वेज में हो सकता है, इफ एन इवेंट कैन हैपन इन एग्जैक्टली m वेज एंड अनदर इवेंट कैन हैपन इन एग्जैक्टली n वेज, then the total number of ways in which these two events will happen in succession is m into n. This is the fundamental principle of counting. Okay, फिर से रिपीट कर रहा हूं. If an event can happen in exactly m ways, another event can happen in exactly n ways, then the total number of ways in which these two events will happen in succession will be m into n. ठीक है, जनक वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? सर एक्चुअली आज मेरे एक्चुअली लग गई थी, तो फिर उसका मेरे को आज बहुत दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं अभी लेटी क्लास ले रही थी. ठीक है. सो दिस इज m into n. अब जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे एक्सप्लेन करूंगा, सपोज मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है. ठीक है, एंड देयर आर 3 ways टू गो फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, एंड देन लेटर फ्रॉम दिल्ली टू से और कोई भी एक प्लेस ले लेते हैं, से ऋषिकेश जाना है. से देयर आर 2 ways टू गो फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे ये मैं काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं. अब लेमैन की तरह अगर मैं काउंट करूंगा तो दिस इज 1 वे ऑफ रीचिंग ऋषिकेश वाया दिल्ली, दिस इज सेकेंड वे, दिस इज थर्ड वे, दिस इज फोर्थ वे, दिस इज फिफ्थ वे, एंड फाइनली दिस इज सिक्स्थ वे. लेमैन की तरह तो हम इस तरह से काउंट करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर हमने मैथमेटिक्स ठीक से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, अप्लाई करना जानते हैं लाइफ में, तो वी कैन अप्लाई दिस रूल विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू. फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली वी कैन गो इन 3 ways. दिस इज द फर्स्ट इवेंट विच इज हैपनिंग इन 3 ways. फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश वी कैन गो एग्जैक्टली इन 2 ways. This is happening in 2 ways, and the events are happening in succession, one after the other. Okay, so 3 multiplied by 2, the total number of ways would be 6, and 6 is definitely the correct answer here. Correct? आया समझ में, है ना? अब सपोज करिए यहां से, और इसको जनरलाइज भी मैं कर सकता हूं रूल को, जरूरी नहीं केवल ये 2 इवेंट्स के लिए ट्रू हो. इवन इफ 3 इवेंट्स आर हैपनिंग वी कैन जनरलाइज, 4 इवेंट्स आर हैपनिंग वी कैन जनरलाइज. ओके, जैसे ऋषिकेश से आगे सपोज कहीं और जाना है, से देयर आर 4 ways टू गो, कहीं भी सपोज कर लो, वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है, वैसे इतने वेज नहीं है, वहां पे जाने के एक ही तरीका होगा, पर मैं सपोज कर लेता हूं 4 है. ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 multiplied by 2 multiplied by 4, 3 multiplied by 2 multiplied by 4, that is equal to 24 ways are there to reach valley of flowers. ओके, ऐसे भी समझ सकते हो इसको. 6 तो यहां तक हो ही गया, है ना? अब 6 इसके लिए होगा, 6 इसके लिए होगा, 6 इसके लिए होगा, 6 इसके लिए हो जाएगा. तो 6 + 6 + 6 + 6 24 वेज हो गए. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट वुड बी 24. बोलो, आया समझ में? पक्का? ठीक है, यस, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. पूरा का पूरा पीएनसी इसके ऊपर बेस्ड है. तो आगे अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जैसा मैंने तुम लोगों को समझाया है कि डेफिनेशन के ऊपर बेस ही आगे सारी चीजें कंटिन्यू रहती है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन प्रॉपरली एंड देन कंटिन्यू विद दिस. करेक्ट? करूं प्रोसीड आगे? राइट, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना? अब आगे आते हैं. परम्यूटेशन
एंड कॉम्बिनेशन। जनरली जब मैं पूछता हूं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट से, तो वो एक ही आंसर देते हैं जो सबका कॉमन आंसर होता है कि परमुटेशन इज द अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन, क्योंकि वो इतना ही जानते हैं, जो कि सही भी है, ठीक है। बट दिस इज नॉट कंप्लीट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अरेंजमेंट और सिलेक्शन तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया कि परमुटेशन को हम इंग्लिश में अरेंजमेंट बोल देंगे, कॉम्बिनेशन को हम इंग्लिश में सिलेक्शन बोल देंगे। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इसको समझने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो। ये आज झलक भी नहीं दिख रही है मुझे क्लास में, क्या हुआ प्रियांशी, तुझे पता है? सर No, उसके sir. घर पे पूजा है कोई। किसकी आवाज है ये? अच्छा, स्तुति की। हाँ, घर पे पूजा है। यस सर। अच्छा, यस, नाउ तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट सपोज मेरे पास में 3 डिफरेंट लेटर्स हैं, ए बी एंड सी। अब इनको मुझे अरेंज करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 3 लेटर्स विल बी ए बी सी, ए सी बी ऐसे लिखा, बी सी ए, बी ए सी, देन सी ए बी, सी बी ए। चेक करो सब अरेंजमेंट्स आ गए क्या? कीप ऑन चेंजिंग द प्लेसेस, ठीक है। सो Yes, sir. टोटल नंबर Yes. ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 3 लेटर्स will be equal to 6. 3 different letters are there and we are taking all 3 different letters at a time to arrange, to make the arrangements possible. Then we find that the number of arrangements are 6 here. Okay, अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं। Now I say that there are 4 letters A, B, C and D. Now I have to arrange 3 letters from 4 letters A, B, C, D. कैसे करोगे? लेमैन की तरह सोचो। अगर कहीं पे किसी ने कुछ पढ़ा हुआ है पीएनसी तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, पूरा दिमाग में से निकाल दो, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मी। पुरानी बातें बिल्कुल भी रिकॉल मत करो, तभी समझ में आएगी मेरी बात। बोलो। ए बी सी डी 4 लेटर्स है मेरे पास में और उसमें से मुझे 3 लेटर्स को अरेंज करना है। व्हाट आई विल डू और हाउ आई विल डू इट? सर 3 Anyone? एट ए टाइम चूज कर लेंगे। हाँ बोल बोल, हाँ बोल क्या? ए बी सी एक बार ही ले लेंगे, हाँ एक बार ए सी डी ले लेंगे और हाँ, एक बार ए सी, ए सी डी हाँ और एक बार बी सी डी ले लेंगे। बी सी डी हो गए सारे? नहीं सर, मतलब इनको और वेज में अरेंज कर सकते अरे हैं। पहले ये 3 सिलेक्शन तो पूरे कर। अच्छा अच्छा, बता दे एकदम से कहाँ खो जाती है बता। मैं सोच रहा था अच्छा बता रही है, मैं तेरी तारीफ करने वाला था, तूने रोक दिया मुझे। पूरा तो बता अब, सिलेक्शन तो पूरा कर। सिलेक्शन पूरे हो गए क्या तेरे हिसाब से? नो सर, So अभी B और D सर ए बी डी। हाँ so ए बी B डी, D अरे एक ही बात है, बी डी और ए बी डी, हाँ सर। सिलेक्शन तो सेम ही है ना, ए बी डी। और कोई सिलेक्शन बचा है? बचा है कोई सिलेक्शन? नहीं, ठीक है। अब ये 4 लेटर्स थे, उसमें से मेरे को 3 लेटर्स अरेंज करने हैं, तो मैंने सबसे पहले सिलेक्शन किया कि कौन से 3 लेटर्स को अरेंज करना है। डायरेक्टली अरेंज नहीं करेंगे, तो दिस इज द प्रोसीजर, बिल्कुल लेमैन की तरह। अभी किसी ने पीएनसी पढ़ा हुआ होता तो वो अपनी तरफ से कुछ भी कर देता, 4C3 बता देगा मुझे, 4P3 बता देगा। इसका मतलब उसको अभी कुछ समझ में आया नहीं है पीएनसी, बस फॉर्मूला लगाना जानते हैं।
ठीक है, तो पीएनसी को समझने के लिए पहले बेसिक चीजें समझो कि जब मैं ए बी सी डी 4 लेटर्स हैं और मुझे 3 को अरेंज करना है तो पहले मुझे सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। तो पहले मैं 3 लेटर्स को सेलेक्ट करूंगा कि कौन से 3 लेटर्स मुझे लेने हैं। ये पॉसिबल सिलेक्शंस आ गए हैं। आफ्टर द पॉसिबल सिलेक्शंस, आफ्टर द सिलेक्शन, अब ये जो एबीसी है ये कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे? भी किया ना, 6 सर 6 6 वेज में। हाँ, ये 6 वेज में अरेंज हो जाएंगे। ये वाले 6 सर ये भी 6, सर सारे सारे ये 6 वेज में अरेंज हो जाएंगे। तो फिर टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? 24 24 6 आइदर दिस। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान देना है। आइदर दिस इज हैपनिंग और दिस इज हैपनिंग और दिस इज हैपनिंग और दिस इज हैपनिंग। ऐसा नहीं हो रहा कि दिस एंड दिस टुगेदर आर हैपनिंग। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसमें मैंने बताया था कि इवेंट शुड हैपन वन आफ्टर द अदर। दिस एंड जहां पे आ गया वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन रूल बोलते हैं। जहां पे और आ गया कि ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, वहां पे हम ऐड करेंगे विच इज नोन एज सम रूल। ओके, सो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 24। करेक्ट। दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है इसका मतलब? जब भी हमें परम्यूट करना है यानी जब भी हमें अरेंजमेंट करना है तो अरेंजमेंट करने से पहले डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा। यानी परम्यूटेशन से पहले सिलेक्शन विल हैपन ऑन इट्स ओन। विदाउट द सिलेक्शन वी कैन नॉट मेक द अरेंजमेंट्स। हमें पहले सिलेक्शन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब जैसे किसी का डाउट हो सकता है कि सर ये जो एग्जांपल लिया था इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं सिलेक्शन, सीधा ही अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो मैं पूछ लेता हूं तुम लोगों से। ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें तो मैंने सीधा अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया, इसमें तो मैंने कोई सिलेक्शन ही नहीं किया। व्हाट इज योर आंसर? एनीवन? सर बिकॉज उसमें कोई कंडीशन नहीं थी लाइक कंडीशन दूसरे वाले में। ऐसा थोड़ी होता है यार, कंडीशन होगी तो हम सिलेक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जब मैं बोल रहा हूं कि अरेंजमेंट करने से पहले सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके सर, अंदर क्योंकि इन तीनों को ही करना था अरेंज। हाँ, क्वेश्चन में इसने यही बोला था कि इन तीनों को ही अरेंज करो। तो उस वाले में से बोला था कि उन चारों में से किसी 3 को करो। क्या हुआ? सर फर्स्ट केस में कोई सिलेक्टेड ऑप्शन नहीं था, 3 थे, तीनों ही करने थे। बट सेकंड केस में 4 थे, उनमें से कोई 3 करने थे, इसलिए फिर हमने सिलेक्शन किया। एक ही बात को घुमा फिरा के सब लोग बोल रहे हो, फर्क कुछ भी नहीं है सबकी बातों में, और करेक्ट सर आंसर एक का भी नहीं फर्स्ट है। वाले में सर हाँ, फर्स्ट वाले में 3 में से अगर हमें सिलेक्ट भी करना है तो भी 2 आंसर तो सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। ये क्या बोला तूने? ये क्या नई चीज आ गई? 2 आंसर आ रहे हैं? अरे सिलेक्शन यहाँ पे भी किया है, बिना सिलेक्शन के अरेंजमेंट नहीं होता है। सिलेक्शन यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हैं? एबीसी में से एबीसी को ही सिलेक्ट करना है, तो कितने वेज होंगे सिलेक्ट करने के? 1। 1 तो ये आंसर देना था सबको। तो सिलेक्शन यहां पे भी हुआ है, लेकिन देयर वाज ओनली वन वे ऑफ सेलेक्टिंग, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड अरेंजमेंट डायरेक्टली। अभी गया के अंदर? ठीक है। और ऐसी यस सर। हाँ, ऐसी सटल चीजों को नहीं पकड़ोगे तो पीएनसी नहीं समझ में आएगा। आएगा फिर वो आधा दूर आएगा समझ में। तो सिलेक्शन यहां पे भी हुआ है और सिलेक्शन वहां पे भी हुआ है। वहां वाला सिलेक्शन हमें नजर आ रहा है, यहाँ वाला सिलेक्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो हो चुका है, अपने आप में ही हो चुका है, एक ही सिलेक्शन है तो हो गया वो। There was only one way of selecting all 3 letters at a time out of 3 different letters.
इज दैट ओके? फंडा एकदम क्लियर हो गया? यानी अरेंजमेंट विल नेवर एवर हैपन विदाउट सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन होगा उसके बाद अरेंजमेंट होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या बताएगा? ओनली नंबर ऑफ सिलेक्शंस। जैसे इस केस में कॉम्बिनेशन हुआ 1, इस केस में कॉम्बिनेशन हो गया 4, नंबर ऑफ सिलेक्शंस। परम्यूटेशन विल गिव यू द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 6, इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 24। ये परम्यूटेशन हो गया। बट whenever the permutation is happening, उससे पहले कॉम्बिनेशन होगा ही होगा अपने आप ही, बिना कॉम्बिनेशन के परम्यूटेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। बोलो अगर समझ में आ गया तो आगे प्रोसीड करूं? पक्का? अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ अब वेरी फर्स्ट फॉर्मूला अपन डिराइव कर रहे हैं, वो है NPR, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ R things taken from N different things, number of permutations of R things taken from N different things। ध्यान रखना है सारी की सारी चीजें डिफरेंट हैं। N different things is represented by NPR। या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर PN:R ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर PNR like this। All three representations are possible। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। अगर दूसरा वाला सिंबल यूज करना है तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r ब्रैकेट लगा के फिर लगाना है ये n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, समझते हैं कहां से आया ये फॉर्मूला हमारे पास में। कोई बता सकते हैं 12th वाले स्टूडेंट्स में से या 12th पास वाले स्टूडेंट्स में से? सर हाँ बोल। सर इसको जैसे हमने कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, उसका नंबर ऑफ सिलेक्टिंग वेज n हुआ, सेकंड का n-1 सो ऑन करके जो rth थिंग सिलेक्ट करेंगे हम उसका होगा n-r-1। फिर हम पूरे को लिख देंगे n into n-1 and so on till n-r-1। बस एक सेकंड से याद कर। यस सर आगे याद नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। NPR ओके, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ R थिंग्स टेकन फ्रॉम N डिफरेंट थिंग्स। कैसे सोचेंगे? देखो हमारे पास N डिफरेंट थिंग्स रखी हुई हैं, तो जो सोचने का तरीका है वो तो ऐसे ही होगा, जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ वही लैंग्वेज यूज करेंगे। जैनम ने भी यही वाला यूज किया है। फर्स्ट प्लेस R प्लेसेस है हमारे पास, अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन N वेज। कोई भी N में से एक चीज उठाया और उस प्लेस पे डाल दिया आपने। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन N वेज। कर सकते हो ना N वेज में, कोई भी आपकी मर्जी है, कोई सी भी चीज उठा लेंगे तो N वेज हो गए। ठीक है,
अब फर्स्ट प्लेस फिल हो गया है, अब बचे n-1 प्लेसेस. Sorry, I'm sorry. First thing has been used. Now n- things are available. Now the second place can be filled up in how many ways? n minus n-1 ways. one ways. ठीक है. Third thing can be n-2 ways. n-2 ways and so on. अब यहां से ऑब्जर्व करो ध्यान से. फर्स्ट थिंग के लिए n में से 0 सब्ट्रैक्ट किया है, सेकेंड थिंग के लिए n में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, थर्ड थिंग के लिए n में से 2 सब्ट्रैक्ट किया है एंड सो ऑन. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस हमारे पास r हैं जहां पे कि हमें अरेंज करना है चीजों को. तो rth प्लेस के लिए क्या आएगा, सही सही बताना. n minus r minus 1. कौन सा r-1, ब्रैकेट में लिखूं या ब्रैकेट के बिना लिखूं? n-r-1 ऐसे लिखूं? No, sir, bracket. r-1 should be in bracket. तो फिर वही तो नहीं बोलते हो ना, n-r-1 का मतलब तो ये होता है. यहां पे ध्यान से देखो, सेकंड चीज के लिए हम एक कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थर्ड के लिए हम एक और मतलब एक कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो rth प्लेस के लिए हम r-1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे आएगा. n माइनस ब्रैकेट r-1 होगा. ठीक है. अब इसको आगे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाएं, उससे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यार. ये अरेंजमेंट दे रहा है या सिलेक्शन दे रहा है? हाउ डू यू कंफर्म दिस? विल इट बी द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और विल इट बी द नंबर ऑफ सिलेक्शंस? अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों किया? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. First place can be filled up in n ways. Second place can be filled up in n-1 ways. Therefore, total number of ways in which these two places can be filled will be n into n-1. ऐसे ही फिर थर्ड वाला, फोर्थ वाला एंड सो ऑन. rth प्लेस को फिल कर दिया. तो ये टोटल मिला के हमारे पास में नंबर ऑफ वेज आ गया. बट ये नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे हम कंफर्म करेंगे? हाँ जैनब बोल. हाउ डू यू नो दैट दिस इज अरेंजमेंट? चलो दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं. मैंने बोला कि मैं ऐसे बोलूंगा कि फर्स्ट थिंग कैन बी सेलेक्टेड. अब मैं यूज नहीं कर रहा हूं फिल्ड वाला वर्ड. फर्स्ट थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन n ways. सेकेंड थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन n-1 ways. सही है या नहीं? अरे n चीजें रखी हुई है, पहला चीज में कोई सा भी पिक कर सकता हूं तो n ways में उठा सकता हूं ना कोई भी चीज को. तो फर्स्ट थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन n ways. Second thing can be selected in n-1 ways. Third thing can be selected in n-2 ways and so on. Arrangement. The last rth thing can be selected in n-r+1 ways. Therefore, the total number of selections would be n into n-1 into n-2 till n-r+1. अब बोलो क्या ऑब्जेक्शन है? अब मैंने सिलेक्शन वर्ड यूज किया है, तो क्या ये सिलेक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? आरुषि Yes, sir. बोल. What do you think? सोच रही हूँ. जिन्हें आए क्या समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? सर अरेंजमेंट होगा. नहीं क्यों होगा? तो सर क्योंकि आपने पहले सिलेक्शन करा उसके बाद उसको कंबाइन
मैं तो सीधा यूज कर रहा हूँ यार, फर्स्ट थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन एन वेज। उसके बाद तो मैंने यूज ही नहीं किया कुछ, बाद और पहले कहाँ यूज किए हैं। एन में से कोई भी चीज हम सेलेक्ट करेंगे तो कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? एन वेज में। तो मैंने फर्स्ट थिंग को सेलेक्ट किया एन वेज में, सेकंड थिंग को सेलेक्ट किया एन माइनस वन वेज में। अब क्या ऑब्जेक्शन है इसमें? एंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। वेयर इज द प्रॉब्लम? Nobody can explain? अभिमन्यु तू कभी आ रहा है क्लास में, कभी जा रहा है, क्या हो रहा है? अभिमन्यु, अभिमन्यु क्लास में है कि नहीं? और कोई बताएगा? देवांशु यस सर। आ रहा है क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर सोच नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आ रहा? अच्छी बात है, ऐसे एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि नहीं समझ में आ रहा है, उसी टाइम से समझना शुरू हो जाता है। हाँ, जन्म वेट करूं, बता दूं? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात जो छुपी हुई है, जो सीक्रेट है, वो मेरी लैंग्वेज में ही था, जो तुम लोगों ने पकड़ा नहीं है। मैंने बोला फर्स्ट थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन एन वेज। लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन तो ठीक है, मैं एन में से पहली चीज निकाल रहा हूं तो एन वेज में निकालूंगा, और एक्चुअली मैं सिलेक्शन ही कर रहा हूं। लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट बोल दिया कि फर्स्ट थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन एन वेज, सेकेंड थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन एन माइनस वन वेज, ये जो मैं ऑर्डर डिफाइन कर रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर एंड सो ऑन, तो वो जो सिलेक्शन है वो अरेंजमेंट बन गया है। एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, हालांकि अपनी तरफ से सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मैंने बोला, मैं अभी तीन लेटर ही लूंगा जिससे कि मैं थोड़ा आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। फर्स्ट थिंग कैन बी, ये ए बी सी तीन है हमारे पास में, ठीक है। फर्स्ट थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन थ्री वेज, यानी तीनों में से कोई सा भी एक लेटर ले लिया। फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट मैंने कोई सा भी लिया, से बी ले लिया, ठीक है। सेकंड थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन टू वेज, से सी ले लिया। थर्ड थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन वन वे, ले लिया ए। करेक्ट, सिलेक्शन हुआ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फर्स्ट थिंग कैन बी सेलेक्टेड अगेन, फर्स्ट मैंने बी लिया, सेकंड कैन बी सेलेक्टेड इन टू वेज, अब सी और ए में से ए ले लिया, और थर्ड ऑब्वियसली सी हो जाएगा। क्या हो रहा है, देख रहे हो क्या? नाउ फर्स्ट थिंग कैन बी सेलेक्टेड इन थ्री वेज, बी की जगह मैंने इस बार सी ले लिया, फिर ए और फिर बी लिया, फिर सी बी ए ले लिया, फिर ए बी सी लिया, ए सी बी लिया। जैसे ही मैंने इनका ऑर्डर को डिफाइन कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये अरेंजमेंट हो गया। अगर मैं बोलता कि एबीसी है, मुझे तीनों को लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोलना है, ऑर्डर को डिफाइन नहीं करना है, एबीसी में से एबीसी लेना है, तो ए बी सी, ये केवल सिलेक्शन एक ही होगा। लेकिन अगर मैंने ऑर्डर को डिफाइन कर दिया कि नहीं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो फिर वो चेंज होता जाएगा, एंड दैट विल गिव यू द अरेंजमेंट। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है।
दिस इज अ वेरी वेरी सटल थिंग विच हैज टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि आगे ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जिसमें कि मैं ये यूज करूंगा। अभी नहीं समझ में आया तो वहां तो पक्का समझ में नहीं आने वाला है। दैट्स व्हाई दिस इज गिविंग यू अरेंजमेंट। इसलिए नहीं दे रहा कि हमने रटा हुआ फॉर्मूला तो अरेंजमेंट हो गया। अब कोई रिएक्ट तो करो। नो रिएक्शन। अरे यस बोलो, नो बोलो, कुछ तो बोलो, मुझे पता तो लगे कि समझ में आया कि नहीं आया। ये भी बोल सकते हो कि आज जिंदगी में पहली बार मुझे पीएनसी में डिफरेंस पता लगा है। सर ये क्लियर होगा कि ये अरेंजमेंट क्या है, बट ये क्लियर नहीं हुआ कि ये अरेंजमेंट क्यों नहीं है। अरेंजमेंट क्यों नहीं है? अरेंजमेंट है ना। सॉरी सर, वो सिलेक्शन क्यों नहीं है वो समझ नहीं आया। अरे वही तो बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते तो सिचुएशन चेंज हो गई ना। अगर मैं तुझे बोलता कि एबीसी में से एबीसी को सेलेक्ट करो तो बस एबीसी ले लेंगे। लेकिन मैं अगर ये बोलूंगा कि पहले ए लो फिर बी लो फिर सी लो, ये अलग हो गया सिलेक्शन। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा कि पहले बी लो फिर सी लो फिर ए लो, तो ये डिफरेंट हो गया। ये डिफरेंट है या नहीं ऑर्डर के हिसाब से? यस सर। तो जैसे मैंने ऑर्डर डिफाइन कर दिया तो क्या हो गया वो? अगर ऑर्डर हम डिफाइन नहीं करेंगे Arrangement. तो वो सिलेक्शन, हाँ ऑर्डर डिफाइन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन रहेगा। ऑर्डर डिफाइन करते ही वो अरेंजमेंट बन जाता है। Clear sir. और कोई? यस सर आप हैं। Yes, ये sir. जन्म, हाँ जन्म जी सर। आया क्या समझ में? यस सर, फर्क पता चला। इसलिए वो अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए ये जो मैंने लिखा है, क्योंकि इसमें मैंने ध्यान दो, मैंने क्या बोला था? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन एन वेज। फर्स्ट वर्ड यूज किया था मैंने, फर्स्ट। सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन n माइनस वन वेज, यानी उसका ऑर्डर डिफाइन कर दिया। ठीक है, जैसे हमारे पास ऐसे आर प्लेसेस हैं, ये वाला प्लेस हो गया एक, फिर एक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन एन वेज, यानी कोई भी चीज डाल दी मैंने, कोई पर्टिकुलर चीज ले ली, सपोज मैंने पेंसिल ले लिया, यहां पे डाल दिया, इसको मैंने फर्स्ट प्लेस बोल दिया। फर्स्ट प्लेस का मतलब ये नहीं कि यहां से स्टार्ट होगा, कोई सा भी फर्स्ट प्लेस हमने डिफाइन कर दिया कि ये फर्स्ट प्लेस है, इसमें पेंसिल डाल दिया। ठीक है, तो ये अलग सिलेक्शन हो जाएगा। देन फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय से एन इरेजर, इरेजर डाल दिया, तो ये अलग केस होगा कि नहीं होगा? अरे सिलेक्शन के लिए थोड़ी हम अलग अलग लेंगे, Yes, sir. अरेंजमेंट के लिए अलग अलग हो जाएगा। Yes sir. Yes, sir. आगे समझ में? पक्का? Yes, So sir. this is actually giving you the arrangements. Now इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आगे इस फॉर्म में डिराइव करने के लिए। This will be n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1। ये भी याद रखा जाता है, npr का वैल्यू हम ये भी याद रख सकते हैं, ये भी यूज करते हैं। आगे n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1, ऊपर और नीचे फैक्टोरियल n माइनस r से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। ठीक है, अब
फैक्टोरियल n माइनस आर को ओपन करना शुरू करो, तो पहले n माइनस आर को बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1, एक कम हो जाएगा अंदर, उसको भी बाहर निकाल दिया, ऐसे कम करते जाएंगे। फिर 3 बचा, बाहर निकाला, 2 बचा, बाहर निकाला, 1 बचेगा, फैक्टोरियल 0 बचेगा, वो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, कीप फैक्टोरियल n माइनस आर एज इट इज। This is n minus 1, n minus 2 till 3, 2, 1. It becomes factorial n divided by factorial n minus r. This is the value of NPR. ठीक है, ध्यान रखना है हमारे पास यहाँ पे सारी n चीजें डिफरेंट हैं और कोई भी चीज को हम रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। That means the number of permutations of r things taken from n different things का मतलब है सारी चीजें ये जो NPR का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट थिंग्स के लिए ही होता है और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि कभी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें रिपीटिशन वाली चीजें भी आएगी, फिर हम उसको दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, सो NPR इज द number of ways of arranging r things from n different things without any repetition. ठीक है, अभी अपन डिफरेंट थिंग्स के लिए कर रहे हैं, आगे जाके धीरे धीरे हम आइडेंटिकल थिंग्स के ऊपर भी आएंगे, बट वो सब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होता जाएगा, कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज होगा लेटर ऑन, सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। NPR is factorial n upon factorial n minus r. करो प्रोसीड। अर्णव, क्या आर्यन की तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अभी तक? सर उसके आज कोई हम जैनिज्म में कोई फेस्टिवल है पर्यूशन करके, तो उसमें अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए वो झलक भी इसीलिए नहीं है। हाँ वो भी जैन है। हाँ ठीक है, यस यस समझ गया मैं। पर्यूशन कुछ बोलते हैं ना, दुक्कड़म, याद है किसी को कुछ? पिच्छामी टुकड़ा। हाँ क्या होता है? पिच्छामी टुकड़ा। हाँ पिच्छामी दुक्कड़म। ये हर्षिता फिर कैसे अटेंड कर रही है क्लास? ये भी तो जैन है। मैं दिगंबर जैन हूँ, वो ओसवाल जैन होंगे। अच्छा, दिगंबर जैन नहीं करते क्या सेलिब्रेट? सर उनका बाद में होता है। अच्छा इनका बाद में होता है, ओके। So finally we have derived the formula for NPR, which is equal to factorial n upon factorial n minus r. Okay, अब एक दो मैनिपुलेशंस इसके अपन करेंगे। NPR obviously this is factorial n upon factorial n minus r, but ये वाला फॉर्म भी ध्यान रखो, n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1। ठीक है, सपोज मैंने 0 थिंग्स को अरेंज करना है आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, तो np0 की वैल्यू, np0 की वैल्यू चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 0 यानी फैक्टोरियल n विच इज 1, np0। यानी n हमारे पास डिफरेंट थिंग्स दी हुई हैं और हमें कुछ भी अरेंज नहीं करना है, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? फॉर्मूले से मत देखो, ऐसे सोचो इन जनरल, n थिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हमें कुछ भी अरेंज नहीं करना है। हाउ मेनी वेज आर देयर? अरे कुछ भी नहीं करना है, ये भी तो एक तरीका है। 1 वे। हाँ, दैट्स व्हाई दिस इज 1। आगे समझ में? ठीक है, n different things are there and from
n different things, all the n things are to be arranged, npn. So that will be equal to factorial n divided by factorial n minus n is 0, which is equal to factorial n. तो ये हम डायरेक्टली भी काम में लेते हैं. If n different things are to be arranged among themselves, the number of ways would be factorial n. Number of ways would be factorial n directly. आ गया समझ में? ठीक है. Then npn का वैल्यू आ गया. नाउ और क्या बचा है इसमें? ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन लेंगे, उसके बाद में फिर इसके और केसेस बताऊंगा. एनसीआर के ऊपर आ जाते हैं. एनसीआर which is represented by C n colon R, C n R. लेकिन इसका एक और इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कई बार बच्चों को ध्यान नहीं होता तो मीनिंग नहीं समझ पाते हैं. एन आर इस तरह से ब्रैकेट लगा के भी लिखते हैं, ऊपर एन नीचे आर. एनसीआर को एन चूज आर भी बोलते हैं. एन चूज आर, number of combinations of r things from n different things. Number of combinations, number of combinations. Combinations of r things from and different things. and different things हैं, उसमें से मुझे 8 चीजों को सेलेक्ट करना है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय NCR. इसका वैल्यू मैं लिख देता हूं. इसका वैल्यू आएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. factorial n upon factorial r into factorial n minus r. ओके, है कोई डेरिवेशन बताने वाला क्लास में? ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन मेरा 11th क्लास वाले बच्चों से नहीं है. एनीवन? Derivation of NCR. How to derive NCR? Number of selections of R things from n different things. ट्वेल्थ या 12th पास वाले बच्चे बता सकते हैं, ट्राई कर सकते हो. नहीं, स्नेहा, अवंतिका, नो No, बताऊं sir. फिर? हैं? Sir, यस. sir, since the order doesn't matter when we're doing combination, then sir, can't we just divide the formula for NPR by n factorial? ये तो बहुत ही आसान काम है ना, बस फैक्टोरियल r से डिवाइड कर दो बस. क्यों भाई, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? ऐड क्यों नहीं कर सकते? नहीं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं? Because then that'll be the number of permutations by the number of. फिर वही ways बात to आ गई. arrange देख जनक, क्या आरुषि की आवाज है ना? Yes, sir, Arushi. हाँ सॉरी आरुषि, फिर तू ऐसे लाइटली लेती है ना चीजों को. देख, Yes. डिवाइड कर दो बस, है ना? एक दो बार मैंने तेरे को पहले भी नोटिस किया है. कुछ समझ में नहीं आया तो बस डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. फॉर्मूला अभी तू फॉर्मूला जानती है, इसलिए उसको मैनिपुलेट करके उसका आंसर देने की कोशिश कर रही है, उसको डिराइव नहीं कर रही है. बिकॉज यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, तो इसको मैनिपुलेट करके आंसर दे रही है. Yes, sir. आई मेरी बात समझ में? Yes, sir. हाँ, तो वो नहीं करना है, उसी से तो बचना है हमें. द माइंड इज ऑलवेज कनिंग. माइंड विल ऑलवेज ट्राई टू कैच द
कन्वीनियंट वे। जिसने इस बात को समझ लिया, माइंड को समझ लिया कि माइंड हमारा जैसे एक्सक्यूजेस बनाता है, बहाने बनाता है, काम नहीं करने के बहाने बनाता है, क्लास नहीं अटेंड करने के बहाने बनाता है, वैसे ही माइंड यहाँ पे भी काम कर रहा है कि यार चलो ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, फॉर्मूला ही तो लाना है जबरदस्ती। उसको जिसने समझ लिया वो कभी भी माइंड के चक्कर में नहीं आएगा फिर। ओके, माइंड इज ऑलवेज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। एंड द फनी थिंग इज माइंड को माइंड के थ्रू ही समझ सकते हैं, तो वो भी समझना है। द मोमेंट यू इंस्ट्रक्ट द माइंड कि नहीं आई एम द बॉस, यू आर नॉट, तो माइंड अपने आप आपका काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे इच्छा हुई अरे यार आज सो जाते हैं, कोई बात नहीं, आज क्या करेंगे क्लास अटेंड करके, ये माइंड बोल रहे हैं, उसको नहीं चाहिए, उसको आराम चाहिए। एंड यू इंस्ट्रक्ट नहीं, तू बीच में नहीं बोलेगा मेरे को क्लास अटेंड करनी है, काम करवाना है और तुझे काम करना पड़ेगा, एकदम से देखना चेंज हो जाएगा, वो रेडी हो जाएगा इमीडिएटली। सो इट्स अ वेरी गुड सर्वेंट, उसको वैसे ही यूज करना शुरू करो। ठीक है, तो अभी जो इसने बताया आरुषि ने कि डिवाइड कर दो, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैसे करेंगे डिराइव, देखते हैं, और कोई बताएगा? सर ट्राई कर सकता हूँ। हाँ हाँ, ट्राई तो करना है, और क्या करना है। सर स्टार्ट तो ऐसे ही करना है कि हम n डिफरेंट थिंग्स को फर्स्ट, मतलब पहले n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को n वेज में कर सकते थे, n-1 एंड सो ऑन। उसके बाद सर हम इन जो भी हमारे वेज आए इनको फर्दर हम r टाइम्स में रीअरेंज कर सकते हैं। बोलता जा, मैं सुन रहा हूँ। और सर क्योंकि अब हम इनको फर्दर रीअरेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इनको परम्यूट कर रहे हैं, तो उससे हमें ये मिल सकता है कि NPR जो है वो NCR, मतलब सॉरी, NPR इज इक्वल टू जो भी हमारे n इंटू n-1 n-2 सो ऑन वेज हैं, इसको हम r टाइम्स रीअरेंज करते हैं, तो सो ऑन इनटू r फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद फिर हम नहीं, कंफ्यूजन चल रहा है काफी। अभी आर की जगह तूने आर फैक्टोरियल यूज कर लिया एकदम से। अच्छा देखो कैसे करेंगे, एकदम क्लैरिटी के साथ समझो, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्लाइटेस्ट भी कंफ्यूजन है तो इसका मतलब अपन मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं फिर। ठीक है, लेट्स सी हाउ टू डू इट। मुझे नहीं पता कि कितने सिलेक्शंस होंगे, नहीं पता मुझे, क्योंकि वही तो निकालना है। अगर मुझे ऑलरेडी पता है तो निकालूंगा क्या फिर। ओके, सो लेट अस सपोज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर x, जो मुझे नहीं पता है वो मुझे निकालने हैं, यानी x की वैल्यू मुझे डिराइव करनी है। ठीक है, बट ये तो कंफर्म है कि मुझे n में से r चीजों को सेलेक्ट करना है, तो हर सिलेक्शन में कितनी चीजें आएंगी? R थिंग्स अवेलेबल है, हर सिलेक्शन में मेरे पास R थिंग्स अवेलेबल है। द नंबर ऑफ सिलेक्शंस आर x, मैंने सपोज किया नंबर ऑफ सिलेक्शंस आर x एंड एवरी सिलेक्शन हैज R थिंग्स। ओके, नाउ मैंने चूज किया, इसमें से फर्स्ट सिलेक्शन लिया, उसमें R थिंग्स अवेलेबल है। उन R थिंग्स को अगर मैं अरेंज करना चाहता हूं, जो R थिंग्स मेरे पास सिलेक्शन में अवेलेबल है, उन R चीजों को मैं उनमें ही आपस में अरेंज करना चाहता हूं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कितने वेज में मैं अरेंज करूंगा उनको? फैक्टोरियल R वेज में, फैक्टोरियल R वेज में मैंने उनको अरेंज कर दिया। ठीक है, देखो ऐसे समझा देता हूं। सपोज वही ABCD, ये चार हमारे पास हैं, उसमें से ये सिलेक्शन है ABC, ABD, ACD, ACD एंड BCD, ये मेरे पास चार सिलेक्शन हैं।
एक्स का मतलब तो है ये इन चारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन चारों को मैं अलग अलग डिस्कस कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मैंने फर्स्ट वाला चूज किया, अवेलेबल है 8 डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं, यानी यहाँ पे 3 है 3 है। इनको आपस में कितने तरीके से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 3 वेज में। ठीक है। सिमिलरली दूसरा सिलेक्शन लिया, इनको आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 3 वेज में। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। ठीक है। दो आई एम नॉट फैन ऑफ गिविंग यू द एग्जांपल्स, लेकिन कभी कभी लेना पड़ता है समझाने के लिए। ठीक है, वापस इसी पे आ जाओ, एग्जाम्पल पे नहीं अटकना है। ओके तो x मेरे पास में नंबर ऑफ सिलेक्शन है जिसका वैल्यू मुझे निकालना है। उसमें से मैंने हर एक सिलेक्शन को चूज किया और देखा कि उस सिलेक्शन में 8 चीजें अवेलेबल हैं which can be arranged in factorial r ways if we want to arrange। फिर दूसरा सिलेक्शन लिया मैंने यहाँ पे, उसमें भी 8 चीजें अवेलेबल हैं, उनको भी फैक्टोरियल आर वेज में मैं अरेंज कर सकता हूं। फिर तीसरा सिलेक्शन लिया मैंने, फैक्टोरियल आर वेज में फिर से अरेंजमेंट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। लास्ट सिलेक्शन चूज किया, उसको भी मैं फैक्टोरियल आर वेज में अरेंजमेंट बना सकता हूं इफ आई वांट टू अरेंज ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन। क्या ये क्लियर है सबको? 100% पक्का? नाउ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल आर ऐड करेंगे, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। फैक्टोरियल आर प्लस फैक्टोरियल आर प्लस फैक्टोरियल आर प्लस फैक्टोरियल आर, कितनी बार ऐड करना है? आर बार। पक्का पता था मुझे कुछ गलती करोगे। सर x टाइम्स। x टाइम्स, यस। अरे x में से एक एक चूज किया ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इतने अरेंजमेंट हो रहे हैं। तो दिस एडेड, ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, तो कितनी बार? ये 1 + 1 + 1 क्या है? टोटल x है। तो फैक्टोरियल r को मुझे x टाइम्स ऐड करना है, विच इज सेम एज x इंटू फैक्टोरियल r। अब ये किसके इक्वल हो गया? क्योंकि हर एक सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने अरेंजमेंट्स निकाल दिए, तो टोटल अरेंजमेंट्स आ गए। और टोटल अरेंजमेंट्स कितने होते हैं अगर हम 8 चीजों को एट ए टाइम लेंगे आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स? फैक्टोरियल n अपॉन NPR, हाँ NPR, total number of arrangements are NPR। so this is actually number of arrangements। सिलेक्शन को मैंने अरेंजमेंट में कन्वर्ट किया एंड उसको अरेंजमेंट के इक्वेट कर दिया। ठीक है, दैट मींस x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में NPR डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, विच इज सेम एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r x। और x का मतलब NCR, तो NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये मेरे पास इसका डेरिवेशन आ गया। सर यस। सर मैं मीटिंग लीव कर सकती हूँ क्या? अच्छा आज भी जाना है तुझे? हाँ हाँ जा। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। यस, आगे के सबको समझ में? यस सर। एनी डाउट? आरुषि अब बोल। यस सर, आ गया। नहीं, क्लैरिटी बोल, क्लैरिटी कितनी आई है? बहुत। हाँ, ऐसे नहीं करना है कि अपन ने कुछ आया नहीं समझ में फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दो। यस सर। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको भी क्लैरिटी नहीं होती है। उन्होंने भी या तो ऐसे ही पढ़ा हुआ होगा कि फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दो।
ठीक है, दैट मच क्लैरिटी इज नीडेड टू अंडरस्टैंड। देयरफॉर एनसीआर का फॉर्मूला डिराइव हुआ फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। पक्का? अब इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस लेंगे। नाउ सपोज मुझे n में से 0 थिंग्स को सेलेक्ट करना है। पहले तो इन जनरल सोचो, हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से कुछ भी नहीं लेना है, कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? अरे कुछ भी नहीं लेना है, ये भी तो एक तरीका है। हाँ, तो 1 हो गया ना, 1 हो गया। अब इसी को हम फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 इज फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0 विच इज 1। अब ये भी सोचो, n डिफरेंट थिंग्स हैं, फॉर्मूला नहीं लगाना है पहले, और सारी की सारी चीजों को सेलेक्ट करना है। यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द थिंग्स टुगेदर। n डिफरेंट थिंग्स हैं, सबको एक साथ लेना है हमें। कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? So 1. 1। ठीक है, बिल्कुल सही है। वहां से देखते हैं फॉर्मूले से, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल n ऑब्वियसली विच इज 1। सो एनसी नोट का वैल्यू 1 आएगा, एनसी एन का वैल्यू भी 1 आएगा। सो फार सो गुड। ठीक है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। इसको सिमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं या सिमेट्रिक रूल बोल दो। एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। इसका प्रूफ 2 तरीके से बता रहा हूं, एक तो ये फॉर्मूला यूज करके, और दूसरा बाय आर्ग्यूमेंट। कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। पहले फॉर्मूले से देखो, एनसीआर का वैल्यू तो हम जानते ही हैं, राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग एन की जगह तो मुझे एन ही यूज करना है, लेकिन आर की जगह एन माइनस आर यूज करना है इस वाले फॉर्मूले में। तो यहां पर आएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, which is finally equal to factorial n upon factorial r into factorial n minus r, which is definitely left hand side. So NCR is equal to NC n minus r. Logical argument कौन देगा? How will you prove logically that NCR is equal to NC n minus r? Anyone? Open to all. नहीं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लेते रहो सोचने में। एक लिमिटेड टाइम लो, उसके बाद बोलो कि नहीं अब नहीं हो रहा है, सरेंडर करना भी सीखो। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ठीक है, बता दूं। एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। एन में से हम So- जितने में, हाँ So should I try? हाँ हाँ, अरे ट्राई, ऐसा थोड़ी सोचना है कि तुझे पिछले वाले में तूने सही आंसर नहीं दे पाई या कुछ नहीं हुआ तो मैं मना करूंगा तेरे को। Yes, sir.
ऐसा थोड़ी पता है, अगर तेरे को सब कुछ पता ही होता तो मेरे पास थोड़ी पढ़ने आती। Yes, sir. हाँ, Sir, so when we select R things out of, so when we do NCR, so we're selecting R things out of N things. So we're also rejecting N minus R things. रिजेक्टिंग की जगह इसमें यूज कर लीविंग। और Yes. लैंग्वेज थोड़ा प्रॉपर यूज नहीं हुआ है, लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे द नंबर ऑफ वेज इन विच वी आर सेलेक्टिंग द आर थिंग्स is same as the number of ways in which we are leaving n minus r things. Yes, sir. अपने पास में n चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, सपोज 10 चीजें रखी हुई हैं। अब जितने तरीके से मैं 3 चीजों को सेलेक्ट कर सकता हूं, उतने ही तरीके से तो मैं 7 चीजों को लीव कर रहा हूं ना, हटा रहा हूं ना। अरे नंबर ऑफ वेज की बात चल रही है। 3 उठाया, 7 छूट गया, एक वे हो गया। फिर दूसरा 3 उठाया, फिर 7 लीव हो गया, दूसरा वे हो गया। फिर 3 उठाया, फिर 7 छूट गया, अपना तीसरा वे हो गया। तो जितने तरीके से हम 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं, उतने ही तरीके से 7 का भी सिलेक्शन हो रहा है आउट ऑफ 10। Yes, sir. So the number of ways in which we are choosing our things from n different things is same as the number of ways in which we are leaving n minus r things out of n things. That's why they have to be equal. यानी उनका भी सिलेक्शन हो रहा है n minus r का, उतने ही तरीके से, उतने ही वेज से। बोलो, एनी इशू? क्लियर हो गया एकदम? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, काफी सारी ये अपन काफी फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। यानी एनसी नॉट इज इक्वल टू एनसी एन हो गया, एनसी वन इज इक्वल टू एनसी एन माइनस वन हो गया, एनसी टू इज इक्वल टू एनसी एन माइनस टू हो गया, एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट, यहां से एक और रिजल्ट मैं बना रहा हूं। इफ एनसीपी, therefore I can say if NCP is equal to NCQ, if NCP is equal to NCQ, what can you say about P and Q? Means I'm asking you, what is the relationship between P and Q? So P plus Q. वापस बोल। Sir, either P is equals to Q or N minus P is equals to Q. हाँ, एक ही बात है। यस, आइदर P is equal to Q और देखो NCQ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, NCN minus Q। Therefore P is equal to N minus Q, यानी P plus Q is equal to N। Either this or this, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आती हैं इसके ऊपर बेस्ड। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, जो कि जेई वाले एग्जामिनर्स के लिए बहुत ही फेवरेट आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं पर यूज कर ही लेते हैं उसका, क्योंकि उसका यूज बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पीएनसी में भी करेंगे और बायनोमियल थ्योरम में भी काफी यूज करते हैं। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इज NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR। ठीक है, NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR। प्रूफ करते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, NCR plus
NCR minus 1 can be written as factorial n divided by factorial R factorial n minus R plus factorial n divided by factorial R minus 1 factorial n में से इसको सेपरेट करेंगे तो n minus R plus 1 ऐसे आएगा। विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल n में कॉमन निकाल सकता हूं या पहले थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूं। फैक्टोरियल r को मैंने लिखा r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r को एज इट इज लिख दिया प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 को एज इट इज लिखा। इसमें से मैंने n माइनस r प्लस 1 को बाहर निकाला, अंदर एक कम हो जाएगा तो फैक्टोरियल n माइनस r बचेगा। अब इसमें से फैक्टोरियल n को बाहर निकाला, फैक्टोरियल r माइनस 1 भी कॉमन दिख रहा है, फैक्टोरियल n माइनस r भी कॉमन दिख रहे हैं, ब्रैकेट लगाया तो ये आएगा 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। आगे समझ में? विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r, यहां पर r इंटू n माइनस r प्लस 1 एलसीएम ले लिया, ऊपर n माइनस r प्लस 1 प्लस r आएगा तो r और r कट जाएगा, n प्लस 1 बचेगा। So far so good? And now this is equal to n plus 1 into factorial n, ऐसे लिखा इसको, नीचे वाला r into factorial r minus 1 ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय n minus r plus 1 into factorial n minus r लिख दिया इसको। So this becomes, this is equal to n प्लस 1 को अंदर ले जाएंगे फैक्टोरियल के अंदर। देखो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी n को बाहर निकालते हैं तो एक कम हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। इसी का उल्टा प्रोसेस, इस n को अंदर ले जाओ, यहाँ पर एक कम होना चाहिए, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये टोटल मिलके फैक्टोरियल n बन जाएगा। ठीक है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस, n प्लस 1 को अंदर ले जाएंगे, ये एक कम है यहाँ पर, तो दिस बिकम्स फैक्टोरियल n प्लस 1। ठीक है, नीचे r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 क्या बनेगा, 11th वाले बच्चे बोलेंगे, ओनली 11th क्लास स्टूडेंट्स, ये वाला क्या बनेगा, ये वाला फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r, करेक्ट, फैक्टोरियल r, वेरी गुड। और ये वाला क्या बनेगा, फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। वेरी गुड, फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। ठीक है, यहां से देखो इसका वैल्यू कितना है, फैक्टोरियल n प्लस 1 है, नीचे फैक्टोरियल r है, फिर n प्लस 1 में से r को सब्ट्रैक्ट किया तो n प्लस 1 माइनस r, वही है देखो। सो दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 CR, n प्लस 1 CR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है, बहुत काम आएगी। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, समझना है। n के साथ मैंने r यूज किया है, फिर n के साथ एक कम हो गया है यहाँ पर, फिर राइट हैंड साइड में आ रहा है, n में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे जो आएगा सबस्क्रिप्ट वो आएगा, इन दोनों में से जो बड़ा वाला है वो यहां पर आएगा, n प्लस 1 CR। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR।
करेक्ट? आगे सबको समझ में? प्रोसीड करूं आगे? नाउ विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, सी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से या कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट से हम हर चीज प्रूव नहीं कर सकते, पर जहां भी प्रूव करना पॉसिबल है वहां पे हमें प्रूव जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है और मजा भी आता है उसको सोचने में। और अगर आपको आता है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देना, अब जैसे इसको मुझे प्रूव करने में 5 मिनट लग गई, बट अगर मैं कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट से करता इसको तो मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे। ठीक है, बस थिंकिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाउ टू थिंक, बट वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक दैट विल बी इजी फॉर यू। बता सकता है कोई? विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हाउ टू प्रूव दिस आइडेंटिटी, कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट। Anyone? You always have the option to say नहीं आ रहा है। सर नहीं आ रहा। हाँ, इतना दुखी होके थोड़ी बोलना है तो। नहीं आ रहा सर। सर हाँ तो ऑप्शन चूज करना है, लेकिन ऐसे दुखी होके थोड़ी बोलना है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। हाँ, एक बार बताने के बाद जरूर आना चाहिए, दैट इज माई कंडीशन। ठीक है, बार बार चीजें बताने का टाइम नहीं है इतना। देखो कैसे करेंगे, कोई और ट्राई करेगा 12th में से, 12th पास में से? नहीं, चलो देखो, मैंने टोटल मतलब एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें n+1 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उन n+1 स्टूडेंट्स में से मुझे r स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, एक टीम बनानी है r स्टूडेंट्स की। तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन चूज r स्टूडेंट्स आउट ऑफ n+1 स्टूडेंट्स? ये तो बोलो अब। n+1 में से r स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से ऐसा कर सकते हो? अरे सी की फॉर्म में ही बोलना है भाई, उसको प्रूव करना है तो सी यूज करोगे ना। n+1 C हाँ, n+1 CR। CR, बस यही तो बोलना है, इसी में भी सोचने लग गए, फिर तो क्या प्रूव करोगे इसको, आइडेंटिटी को? n+1 CR, n+1 में से मुझे r स्टूडेंट्स को अगर सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज वुड बी n+1 CR। ठीक है, अब इसको हम दो में बाइफरकेट कर रहे हैं, n स्टूडेंट्स को मैंने अलग कर दिया और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अलग कर दिया। ठीक है, नाउ अगेन मुझे सिलेक्शन तो r स्टूडेंट्स का ही करना है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टूडेंट या तो उस सिलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा, दो ही तो केस होंगे। either that particular student will be included in the selection or will not be included in the selection. Correct? Suppose that particular student is not included in the selection, the number of ways of selecting r students out of n students कितने ways में होगा? इसको हमें नहीं लेना है, ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है इसको नहीं लेना है, तो कितने वेज में मैं सेलेक्ट करूंगा r स्टूडेंट्स को? R minus NC R-1
एन, फिर r-1 बोल दिया। अरे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं लेना है, लेकिन लेने तो टोटल आ रही हैं स्टूडेंट्स तो। NCR। एनसीआर, इन एन में से आर स्टूडेंट्स को लेंगे, उसको नहीं लेना है। ठीक है, आइदर दिस विल हैपन और का मतलब एडिशन हो जाएगा। दूसरा केस क्या बनेगा कि इसको लेना ही है हमें, तो अब इसको तो सेलेक्ट ही कर लिया हमने, तो अब कितने स्टूडेंट्स को लेना है? R-1 स्टूडेंट्स। कितने में से? N में से। N तो में से। NCR-1 हो गया। So either this will happen or this will happen. Therefore, the total number of selecting R students from N+1 students is this way. अगर उसी बात को मैं ऐसे सोचता हूं तो ये नंबर ऑफ वेज हो गए, डायरेक्टली सोचता हूं तो ये नंबर ऑफ वेज हो गए। Obviously, number of ways have to be same. Therefore, this is equal to this. इसलिए ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब कुछ पूछना है तो बताओ। एनीथिंग? No sir। आ गया समझ में पक्का? Yes sir। That's how we prove this identity NCR plus NCR-1 is equal to N+1 CR। ठीक है, ये भी मैं काफी जगह काम में लेने वाला हूं अप्रोच, इसलिए अच्छी तरह से समझ लो कैसे मैंने लॉजिकल आर्गुमेंट से प्रूव किया है आइडेंटिटी को। और अगर ये आता है तो उसमें तो इतना सारा लिखना पड़ रहा है, इसमें तो मतलब 10 सेकंड में सोचना है और खत्म हो गया। ऐसे तो सोचना है N+1 में से R ले लिया, अब एक स्टूडेंट के साथ में देखेंगे, अगर नहीं लेंगे तो NCR हो गया, उसको लेना ही है तो NCR-1 हो गया। आइदर दिस केस और दिस केस, दोनों को ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस विच इज N+1 CR। करेक्ट? ठीक है, Yes. आज के लिए इतना ही करेंगे। हाँ, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रोबेबली अपन थ्योरी इतना कर पाएंगे कि एग्जाम्पल लें। पहले थ्योरी काफी थ्योरी कर लेने के बाद ही मैं एग्जाम्पल ले पाऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, तो कोई भी चीज काम आ सकती है थ्योरी की उसमें। ओके, ठीक है। 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स, अभी आज का दिन और मिल गया तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी में से कंप्लीट करने का, है ना? पक्का हो जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम तक, गड़बड़ नहीं करना है। ओके, Yes. दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, थैंक यू Thank you Thank you, sir। sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you Thank you, sir. ओके, बाय बाय।